क्वेश्चन के साथ जो कि फिजिक्स का है उससे हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों भौतिक राशियों से रिलेटेड है। क्वेश्चन है हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है कि हवा में नमी नापने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो हम लोग जो है दोस्तों हाइग्रोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, हाइग्रोमीटर होना चाहिए। किस ऑप्शन में दोस्तों, तो यह है ऑप्शन सी में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हवा में नमी यानी आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हवा में नमी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है, तो तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। एरोमीटर क्या होता है, तो हवा या अन्य गैसों का वजन घनत्व आदि मापने का उपकरण क्या कहलाता है, एरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो धारा घनत्व होता है। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आदि मापने का उपकरण क्या कहलाता है, एरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो धारा घनत्व होता है। तो हवा या अन्य गैसों का वजन घनत्व आदि मापने का उपकरण क्या कहलाता है, एरोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो धारा घनत्व होता है। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। यह एक कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। जबकि धारा स्वयं एक कैसा राशि है, तो यानी करंट कैसा है, तो यह एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना है। धारा घनत्व को जे यानी कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर होता है। और ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दोस्तों एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी यह एक सदिश राशि होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिणाम के साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सब जो है दोस्तों सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्रियों का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है, टेस्ला होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों याद रखना है, एक टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब हम लोग दोस्तों मैकेनिक्स से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो सबसे कम घर्षण कौन उत्पन्न करता है दोस्तों, तो है रोलिंग फ्रिक्शन। एक बार मैं इसका क्रम बता देता हूं कि सबसे ज्यादा घर्षण किसमें होता है। तो सबसे ज्यादा घर्षण होता है दोस्तों स्टैटिक में, ठीक है। उसके बाद किसमें होता है, उसके बाद होता है स्लाइडिंग में, याद रखेंगे। और सबसे कम किसमें होता है, तो ये होता है दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन में। तो सबसे कम पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फिसलन घर्षण वह घर्षण बल है जो दो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष फिसलन गति का विरोध करता है। जबकि रोलिंग घर्षण उन सतहों के बीच कार्य करता है जिनके बीच बेलनाकार गति अर्थात सड़क पर साइकिल की गति होती है। जबकि दो स्थैतिक सतहों जब उनके बीच गति होने वाली हो तब के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। इनके मध्य संबंध जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि सबसे ज्यादा घर्षण होता है स्थैतिक घर्षण में यानी स्टैटिक फ्रिक्शन में, फिर होता है फिसलन में यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, और सबसे कम किसमें होता है रोलिंग फ्रिक्शन में। नेक्स्ट न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो है दोस्तों स्पेस रॉकेट यानी अंतरिक्ष रॉकेट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना इत्यादि। ये सब न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं। तो एसी करंट को हम लोग डायनेमो के द्वारा उत्पन्न करते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग डायनेमो के द्वारा उत्पन्न करते हैं दोस्तों। तो एसी करंट को डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनेमो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को इसमें कन्वर्ट करता है दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी ध्यान रखना है। जब तारों की एक कुंडली को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह बाह्य परिपथ में एसी भेजता है। अब हम लोग देखते हैं चौक कुंडली के बारे में। चौक कुंडली क्या होता है, तो विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम लोग अल्टर धारा उत्पन्न हो जाती है, यह सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र करंट को हम लोग डायनेमो के द्वारा उत्पन्न करते हैं दोस्तों। तो एसी करंट को डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनेमो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को इसमें अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है अपने प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम लोग अल्टर धारा के विद्युत वाहक बल के सिद्धांत पर। फिर हम लोग दोस्तों ध्वनि तरंग से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। क्वेश्चन है कि मानव कान की श्रवण परास क्या है। तो मानव कान की श्रवण परास क्या है दोस्तों, तो इसका जो श्रवण परास है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी मानव का कान की श्रवण जो परास है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सुनने वाली ध्वनि तरंग कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है। मानव के कान इनको नहीं सुन सकते हैं। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उनका श्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है। मानव के कान इन ध्वनियों को क्या करते हैं दोस्तों, सुन सकते हैं। अर्थात मानव कान की श्रवण परास 20 अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाता है। मात्र अल्फा किरण जो है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, जबकि गामा किरण और एक्स किरण ये कहता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। इन तरंगों की कल्पना सर्वप्रथम मैक्सवेल ने की थी, याद रखेंगे। ये तरंगें विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र के मध्य कंपन से उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कौन कौन सा आता है, रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें। नेक्स्ट प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें। तो प्रकाश तरंगें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्रकाश जो है कैसा तरंग है दोस्तों, तो प्रकाश से याद रखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये अनुप्रस्थ भी है और विद्युत चुम्बकीय तरंग दोनों है, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्वनि का साथ ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग वे तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा के कैसे गमन करती हैं दोस्तों, तो दिशा के लंबवत कंपन करती हैं। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है। तो यह है दोस्तों पराबैंगनिक किरणें के पास, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पराबैंगनिक विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर और कम तरंग दैर्घ्य होता है। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर एक्स-रे और दृश्य प्रकाश के बीच स्थित होता है। तो पूछ सकता है आपसे कि पराबैंगनिक किरणें स्पेक्ट्रम पर किसके बीच होता है, तो एक्स-रे और दृश्य प्रकाश यानी विजुअल रे और एक्स-रे के बीच होता है दोस्तों पराबैंगनिक किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊष्मा एवं तापमान से रिलेटेड। क्वेश्चन है अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है। तो ऊंचाई बढ़ने पर क्या हो जाता है दोस्तों, तो सभी को मालूम है कि ऊंचाई बढ़ने पर जो है उबलते हुए पानी का तापमान क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट है एक बरसाती दिन में क्या होता है। तो एक बरसाती दिन में क्या होता है दोस्तों, तो शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना से ज्यादा माप दर्शाता है। याद रखना कि ड्राई बल थर्मोमीटर शोज हायर रीडिंग देन वेट थर्मोमीटर। तो शुष्क एवं आर्द्र बल तापमापी का उपयोग आमतौर पर परीक्षण प्रयोगशाला और कपड़ा मिल में सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। बरसाती दिन में शुष्क बल तापमापी आर्द्रता बल तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a black body radiates energy at rate of E watt per meter square at a high temperature T Kelvin. When the temperature is reduced to T/3 Kelvin, the radiant energy will be. तो radiant energy कितना हो जाएगा दोस्तों, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा इसका E/16, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्यों? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ऐसा इसलिए होता है कि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में क्या आ जाती है दोस्तों? कमी आती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी दर वर्ष हिम के एकत्रण से क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? हिमनत कहते हैं। नेक्स्ट है कि फारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो फारेनहाइट पर परम शून्य का मान होता है दोस्तों कितना? तो -459.4 डिग्री फारेनहाइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान होता है -40 होता है, याद रखेंगे। इन दोनों तापमान लाइट से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। क्वेश्चन है प्रकाश की एक किरण दर्पण 25 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? परावर्तन के नियम से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 30 डिग्री ही होगा। आपने पढ़ा होगा कि आपतन कोण और प्राप्ति चिकने पालीदार सतह पर आपतित होती है, और ये अभिलंब, ये कोण और ये कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है दोस्तों? दोनों बराबर होता है। यहाँ परावर्तन का नियम भी दिया गया कि आपतित प्रकाश किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, यानी हाईएस्ट एनर्जी होता है? तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी होता है ब्लू लाइट में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ जो आंसर दिया गया दोस्तों गलत है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। किसी तरंग की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? E बराबर h होता है। h क्या प्लांक्स कांस्टेंट है? म्यू क्या है दोस्तों? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। म्यू को हम लोग c/l लिखते हैं। c क्या है? ये लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट l क्या है दोस्तों? यह तरंग यानी वेवलेंथ है इसका दिया हुआ। तो प्रयुक्त दिए गए श्वेत प्रकाश के घटक रंगों में से नीले रंग के प्रकाश की तरंग लाल रंग के प्रकाश एवं पीले रंग के प्रकाश की तरंग की तुलना में कम होती है, जो कितना होता है? तो 450 से 420 नैनोमीटर तक होती है। स्पष्ट है कि नीले रंग के प्रकाश की तरंग की ऊर्जा उच्चतम होती होगी। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना 10 सेंटीमीटर पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो यह कैसा कार्य करेगा दोस्तों? याद रखना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर से अधिक है तो एक उत्तल लेंस की तरह यह बिहेव करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर पानी में डुबोने पर फोकल लेंथ जो है दोस्तों 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह यह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तु में डुबोने पर फोकल लेंथ जो है दोस्तों 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह यह कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तु को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि तो यह क्यों होता है दोस्तों? तो यह होता है कि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्ट आवृत्ति कभी नहीं बदलता, यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कई बार सवाल चाल तरंग तथा तीव्रता बदल जाती है पर पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, याद रखना आप बीपीएससी में पूछा जा लेकिन उससे कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो याद रखना दोस्तों उसका आवृत्ति कभी नहीं बदलता, यानी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कई बार सवाल बीपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, याद रखना आप बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल तरंग तथा तीव्रता बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो क्या कार्य करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो क्या कार्य करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे फोटो सेल भी कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल तीन प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से होता है दोस्तों? तो फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो प्रवाहिकीय सेल और फोटो वोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण भी कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल तीन प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से होता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो क्या कार्य करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे फोटो सेल भी कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल तीन प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से होता है दोस्तों? तो फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो प्रवाहिकीय सेल और फोटो वोल्टिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वस्तु कहां पर होना चाहिए दोस्तों? तो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखा जाए तो वह उसका जो इमेज बनेगा दोस्तों कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब किसी तो वह उसका जो इमेज बनेगा दोस्तों कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। कैसी होनी चाहिए? तो वस्तु कहां पर होना चाहिए दोस्तों? तो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखा जाए तो वह उसका जो इमेज बनेगा दोस्तों कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब किसी वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र पर होती है, याद रखना है, तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा रहता है उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है? तो अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, याद रखना, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है दोस्तों? सिकोड़ता है। नेक्स्ट दो कैंडेला का एक समदिक्ष है तो अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, याद रखना, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है दोस्तों? सिकोड़ता है। नेक्स्ट दो कैंडेला का एक समदिक्ष स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है दोस्तों? सिकोड़ता है। नेक्स्ट दो कैंडेला का एक समदिक्ष स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, तो ये कितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है दोस्तों? तो यह 8 पाई ल्यूमेन प्रकाश जो क्या करता है दोस्तों? पैदा करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो कैंडेला का। ये थोड़ी बेस क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे। प्रकाश स्रोत के प्रति अनुकोण में उत्सर्जित करता है, तो 5 हो जाएगा 8 पाई ल्यूमेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो आपको मालूम होगा दोस्तों, विग्योर का नाम आपने सुना होगा। सबसे ज्यादा विचलित कौन सा होता है? तो वो होता है वायलेट, यानी बैंगनी कलर होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो विग्योर का नाम आपने सुना होगा। नेक्स्ट प्रिज्म द्वारा होगा, हम जानते हैं कि 5 के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कण में है दोस्तों, तो यह 8 पाई ल्यूमेन प्रकाश जो। नेक्स्ट दो कैंडेला का एक है तो अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, याद रखना, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है दोस्तों? सिकोड़ता है। नेक्स्ट दो कैंडेला का एक समदिक्ष स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, तो ये कितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है दोस्तों? तो यह 8 पाई ल्यूमेन प्रकाश जो क्या करता है दोस्तों? पैदा करता है। राइट आंसर हो जाएगा काय के निकाय से प्रति सेकंड निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा, इसकी इकाई ल्यूमेन होती है, याद रखना, जिसे एक कैंडेला के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कण में निहित फ्लक्स अर्जित करता है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा 8 पाई ल्यूमेन। तो विग्योर का नाम आपने सुना होगा। सबसे ज्यादा विचलित कौन सा होता है? तो वो होता है वायलेट, यानी बैंगनी कलर होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्रिज्म द्वारा जब सफेद तरंग सबसे कम होता है, बैगनी रंग का तरंग कम होने के कारण दोस्तों ध्यान रखना है, एक समान नेत्र की नाभिक दूरी जो है, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो यह होती है दोस्तों लगभग 2 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों ध्यान रखना है, एक समान नेत्र की नाभिक दूरी जो है लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। 2 सेंटीमीटर के लगभग टाइप कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बैंगनी कलर, यानी बैंगनी रंग होता है तो सर्वाधिक अपवर्तित यानी रिफ्रैक्ट होता है। इसकी गति दूसरे विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सवालों को देखेंगे जो बीपीएससी में या हम कह सकते हैं मार्ग में विचलन उत्पन्न होता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। पॉइंट ध्यान रखना, यानी रिफ्लेक्शन कहलाता है।
हम लोग दोस्तों विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सवालों को देखेंगे जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन सा है? तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉन प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, याद रखना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन के नाभिक में पूछा जा रहा है, तो प्रोटॉन के नाभिक में जो होता है रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण को कौन होते हैं? दिया होता है दोस्तों न्यूट्रॉन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे नाभिक में क्या होता है दोस्तों? नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है, ये पूरी तरह से मुक्त कण नहीं है बल्कि यह अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। डायोड का प्रयोग में लाया जाता है, तो डायोड को किसमें प्रयोग में लाया जाता है? तो यह डायोड जो होता है दोस्तों एक रेक्टिफायर होता है, और डायोड का उपयोग हम लोग रेक्टिफायर के रूप में करते हैं, यानी डिस्टकारी के रूप में किया जाता है डायोड का उपयोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो डायोड को डिस्टकारी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, डायोड का निर्माण अर्धचालकों से किया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों? राइट आंसर इसका क्या है कि एमीटर को श्रेणी में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित ओम के नियम इसके सत्यापन के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ओम v इक्वल टू कितना आता है? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, v इक्वल टू होता है IR। ओम के नियम के अनुसार यदि स्थिरता पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है दोस्तों, याद रखेंगे। वही जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा v इक्वल टू IR, यहां से अगर हम r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v बाई i हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग हम लोग करते हैं? तो विद्युत विभव को मापने के लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाता है, वोल्ट होता है। क्यूरी टेंपरेचर पे राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, क्यूरी यानी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सवाल को देखेंगे। सवाल है कि किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है? तो यह बनता है दोस्तों क्यूरी टेंपरेचर पे। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। क्यूरी टेंपरेचर पे क्या होता है दोस्तों? तो लौह चुंबकीय जो पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ठीक है, यानी फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेव करने लगता है। तो क्यूरी टेंपरेचर पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर वह एक चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण में तेजी से बदलाव करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी अनियन क्रिया सबसे चुंबकीय पदार्थ? तो क्यूरी टेंपरेचर दोस्तों लौह चुंबकीय जो पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ठीक है, यानी फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेव करने लगता है। तो क्यूरी टेंपरेचर दोस्तों लौह चुंबकीय जो पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ठीक है, यानी फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेव करने लगता है। तो क्यूरी टेंपरेचर पर लौह चुंबकीय पदार्थ दोस्तों लौह चुंबकीय जो पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ठीक है, यानी फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेव करने लगता है। तो क्यूरी टेंपरेचर पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर वह एक चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण में तेजी से बदलाव करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी अनियन क्रिया सबसे क्षीण होती है? तो यानी पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज वीकेस्ट? सबसे कम इंटरेक्शन कौन वीकेस्ट होता है दोस्तों? तो होता है गुरुत्वीय यानी ग्रेविटेशनल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है। गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल को बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो यह सामग्री कौन सा है दोस्तों? तो वह है सॉफ्ट आयरन यानी नरम लोहा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो विद्युत चुंबकीय चुंबक को बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री नरम लोहा है। कुंडली के अंदर का नरम लोहा चुंबकीय चुंबकत्व खो देता है। यह एक अस्थायी नेक्स्ट है इफ j इज जूल, c इज कूलम, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक आसानी से ले पाएंगे बाई कूलम, यानी लैम्डा बाई c, यानी कितना देगा? लैम्डा बाई c पे पावर -1। तो इसका राइट आंसर डी दे रहा है, जबकि राइट विभवांतर का होता है वोल्ट भी होता है, जूल हो जाएगा। पर जूल को j से डिनोट किया गया और कूलम को c से। यहाँ पे j कर लीजिए दोस्तों, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था यहाँ पर। नेक्स्ट अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होता है? तो उनका समान त्वरण होगा। किसी सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होता है? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा दोस्तों, याद रखेंगे कि अलग अलग द्रव की वस्तु का द्रव्यमान करते हैं, जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल किसी पिंड या वस्तु के पदार्थ यानी फिक्स रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो धनात्मक रूप से आवेशित कण इसमें से कौन सा होता है? तो यह कौन सा होता है दोस्तों? यह होता है अल्फा रे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन द्रव्यमान अधिक होने के कारण तो नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है। विखंडन के बिना न्यूट्रॉन या 2H या D द्वारा दर्शाया होता है। जहां पर आवेशित कण अल्फा के अति सूक्ष्म धनावेशित कणों की बनी होती है। इनका द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। नेक्स्ट नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग हम लोग मॉडरेटर के रूप में करते हैं, यानी मंदक के रूप में करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है, जहां पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है, ताकि यूरेनियम यौगिक जो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियस कहा जाता है, ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो यह होगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। यह कहलाता है दोस्तों क्रांतिक द्रव्यमान। राइट आंसर होगा बी। तो किसी विखंडनीय द्रव का उसके क्रांतिक आकार के संगत द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है, क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन खगोलिकी एवं गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा क्या रहता है? तो कुल ऊर्जा इसका स्थिर रहता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अतः जब कोई वस्तु शून्य होती है, लेकिन क्या जाता है दोस्तों? कंजर्वेटिव। तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी कृत्रिम ग्रह का वह नेक्स्ट सवाल है भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो यह घूमता है स्थिर ऊंचाई पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे किसी कृत्रिम ग्रह का वह वृत्तीय पथ जिस पर पृथ्वी के समान है स्थिर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करता है, तो उसे उपग्रह को क्या कहते हैं? भू स्थितिक, यानी 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। अब वो समानुपाती होता है किसका? लंबाई के। आपने पढ़ा होगा r कितना था? रो l बाई l। और एरिया का क्या होता है दोस्तों? वायुत क्रमानुपाती होता है, जबकि लंबाई का क्या होता है? समानुपाती होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो सी होगा। तो किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक पदार्थ से होकर धारा के प्रवाह उसको फोन आ गया था l बाई a। r कहता है चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस प्रकार काम करती है? तो यह करती है बर्नौली के सिद्धांत पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम करने वाले द्रव की कुल का वेग अधिक होता है, तो यह बात धकेल सकता है दोस्तों खड़े होने की स्थिति में। राइट आंसर बात की स्थिति में जब सतह खचता है P इक्वल टू प्रेशर बराबर क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम लोग दोस्तों रसायन विज्ञान से रिलेटेड सवालों को देखेंगे एक एक करके।